हम पढ़ रहे थे कि इफेक्ट ऑफ स्पेक्टेटर लिगेंड ऑन द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, फैक्टर्स अफेक्टिंग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ CO। एक क्वेश्चन में यहाँ पे जाके आपको पुट अप कर रहा हूँ। Arrange the following in the order of sigma donating and pi acceptor। यहाँ पे जाके आपको sigma donating ability, arrange the following in the order of the sigma donating ability, sigma donating ability, sigma donating ability। अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फर्स्ट वन A, C के साथ CH3 डबल बॉन्ड C CH3 सिग्मा बॉन्डिंग आपको सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी इसमें जाके अरेंज करना है। B यहाँ पे जाके CH डबल बॉन्ड CH and H, and C1 is this CN डबल बॉन्ड CN। अगर आपको इसमें से बताना होगा इसमें जाके सबसे ज्यादा सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी किस लिगेंड की है, तो क्योंकि जाके फिर सब के सब जो होंगे वो रिलेट होंगे। सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी आपको पता चलेगा तो आप बता सकते हो इसके बेस पे कि किसमें जाके बैक पे बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और इसके बेस पे आप बता सकते हो कि यहाँ पे जाके CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पे क्या यहाँ पे जाके इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर आप इस एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको पता है कि जो CH3 होगा, CH3 will give the electron density to the C। तो ऑलरेडी आपको पता है कि जो इथीन है, इथीन इज अ सिग्मा डोनर एज वेल एज पाई एक्सेप्टर। इट हैज अ पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी आल्सो। बट जाके अगर आप मुझे इस वक्त सिर्फ सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी बतानी है किसमें ज्यादा है, कंपैरिजन में कर रहा हूँ, तो जब आप बेटा इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पे जाके क्या है, यहाँ पे जाके CH3 को ये CH3 डोनर है, इलेक्ट्रॉन ये प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, इसलिए जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन कार्बन विल इंक्रीज, इन टर्न इट विल डोनेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द मेटल। तो यहाँ पे जाके हम बोलेंगे सबसे ज्यादा जो सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इसमें है। दूसरे नंबर पे H आएगा ये वाला CH2 डबल बॉन्ड CH2, और लास्ट वाले पे इस पे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, CN इज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये जाके इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अपने ओर से। देखो ये यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे, प्लस आई इफेक्ट की वजह से, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर ले रहे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो ये तो नॉर्मल है, यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ओरिजिनल मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे इसकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी, उसके बाद इसकी लास्ट वाला वो। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हो। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अगर किसी को देखना होगा यहाँ पे जाके जो एक्चुअली C डबल बॉन्ड C या कोई भी आप ये देखेंगे, कोई भी मॉलिक्यूल देखेंगे जिसमें जाके डबल बॉन्ड होगा, तो वो किस तरीके से होता है, पाई एक्सेप्टिंग एज वेल एज सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी, आप उसको देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है दिस वन, अगर आप इसको देखना चाहोगे तो आपको इसमें जाके जो पाई डोनर लिगेंड होता है, एक्चुअली इसका जो आप बनाते हो होमो वो इस तरीके से होता है, क्योंकि जाके टोटल इसमें जाके कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर आप देखेंगे, अगर आपको वो कंसेप्ट किसी ने अभी तक पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ देना, आगे देखेंगे अभी। तो यहाँ पे जाके अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे टोटल पाई इलेक्ट्रॉन इज 4, तो यहाँ पे जो इसका बनता है ऑर्बिटल डायग्राम वो इस तरीके से होता है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पे बनता है 1 2 3 and 4। ठीक है, psi1 psi2 psi3 psi4। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये बनेगा। यहाँ पे जाके बेटा आपका होमो इज दिस वन इज होमो, तो यहाँ पे जाके दिस वन इज होमो। तो यहाँ पे मुझे कहने का मतलब सिर्फ आपको ये बताना है कि दिस विल बी द पाई एक्सेप्टिंग एबिलिटी, इसमें जाके पाई इलेक्ट्रॉन जाएगा और जाके ये सिग्मा डोनर होगा, जिस तरीके से मैंने आपको CO के केस में कहा। छोड़ो, अगर आपको इसको नहीं बोलना है तो इसको छोड़ सकते हो, बट आगे एक चीज याद रखिएगा,
एक चीज याद रखिएगा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जब भी आप जाके इसको देखेंगे, देखना बेटा यहाँ पे मैं इस एग्जांपल को आपको दिखाना चाहता हूँ रिएक्शन के तौर पे, रिएक्शन आगे आएंगे भी, बट जाके आपको ये चीजें समझ आनी चाहिए। आपके पास है FeCO5, ठीक है। FeCO5 में कितने इलेक्ट्रॉन, Fe में 8 इलेक्ट्रॉन, और जाके कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन है, ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। और अगर आप इसको देखेंगे बेटा, इस वाले को, दिस इज अनस्टेबल। व्हाई दिस इज अनस्टेबल? कोई आपने से बताएगा? दिस इज अनस्टेबल बिकॉज इट इज एंटी एरोमेटिक। वेरी गुड, इट इज एंटी एरोमेटिक, गुड 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 गुड, इट इज एंटी एरोमेटिक। तो अब जाके क्या होगा, बट अगर यहाँ पे जाके कोई भी चीज, कोई भी रिएक्शन का जो यहाँ पे जाके जो रिएक्शन होगी वो किस बेस पे होती है, मैंने रिकॉर्डिंग रखी है, हाँ ठीक है। तो जाके यहाँ पे बेटा क्या होता है कि ये जो अनस्टेबल है, अगर ये स्टेबल की ओर जाएगा it will be good। तो जाके क्या होता है, यहाँ पे जाके ये बनता है एक्चुअली, ये एरोमेटिक कब बनेगा? ये एरोमेटिक दो तरीकों से बन सकता है। या तो जाके ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पूरा ध्यान देना बेटा, अगर आप इसको एरोमेटिक बनाना चाहोगे, दो तरीके इसके एरोमेटिक बनने के होंगे। एक तो ये होगा कि यहाँ पे जाके दो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो बनेगा ये, आपको दिख रहा है ये दो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। क्योंकि एरोमेटिक के लिए आपको पता है क्या क्या चीज जरूरी है। एरोमेटिक के लिए the molecule must be planar, the molecule must be planar, that must be in conjugation, that must be in conjugation, follows the Huckel's rule। तो जाके इसमें जाके 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंजुगेशन है इन पॉजिटिव की वजह से, तो जाके ये एरोमेटिक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें है। जब n को आप 0 वैल्यू देंगे तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे। तो जाके बेटा ये जो होगा, ये वाला 2+, ये भी जाके क्या है, एरोमेटिक। और अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे जाके नेगेटिव, यहाँ पे जाके नेगेटिव जो होगा, अगर मैं इसको और एक काम करूंगा, इस पे भी नेगेटिव, इस पे भी नेगेटिव, टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, और कंजुगेशन में है तो ये भी एरोमेटिक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही होने वाला है, यहाँ पे जो बनने वाला है प्रोडक्ट, इसमें ये बनेगा इस तरीके से, ये इस तरीके से हम इस तरीके से दिखाते हैं, Fe के साथ CO, CO एंड CO, और 2 CO निकल जाते हैं, 2 CO बाहर निकलेंगे एज ए गैस, गैस के फॉर्म में यहाँ पे बाहर निकलेंगे। और ये भी जाके इसमें जाके आप देखेंगे, और ये बराबर 18 इलेक्ट्रॉन होगा, फर्क कुछ नहीं हुआ, सबस्टिट्यूट हुआ। यहाँ पे जाके देखना बेटा, यहाँ पे इसके 8 हो गए, आयरन के 8 है, और इसकी 6 हो गए, और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है, तो इसे जाके +4, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है। तो उस तरीके से यहाँ पे जाके स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा, बट यहाँ पे ये चीज पहले जो अनस्टेबल था वो स्टेबल बन गया, क्योंकि दिस इज नाउ एरोमेटिक। ये आगे आपको आएगा, मैं बता दूंगा ये किस तरीके से। यहाँ पे जाके ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करता है, वापस से बैक पे बॉन्डिंग भी करता है, क्योंकि इसके पास, अगर आप इसको देखना चाहोगे, इसकी जो यहाँ पे जाके अगर आप इसको देखना चाहोगे बेटा, इसको अगर आप देखना चाहोगे इसकी ऑर्बिटल डायग्राम किस तरीके से होती है वो मैं दिखाऊंगा। इसकी ऑर्बिटल डायग्राम हमेशा ऑर्गेनिक में ज्यादा आएगा, तो वहां पे भी जाके आप इस तरीके से बनाना ऑर्बिटल डायग्राम। मैं एक आपको ट्रिक बता रहा हूँ, आपको फिजिकल में भी काम आएगा। ये होता है एक एनर्जी लेवल, ये दूसरी एनर्जी लेवल, और ये चौथी एनर्जी लेवल। तो ये इसका होगा, ये होगी इसकी ऑर्बिटल डायग्राम, ठीक है। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4, 2 इसमें आएंगे, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा। Either it will lose these 2 electrons and it will become the this one 2+, ठीक है। ऐसे इस तरीके से मतलब ये होता है कि कंजुगेशन में है। या तो मैं इसको इस तरीके से बनाऊंगा 2+, तो कंजुगेशन में तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया, या तो ये बैक पे बॉन्डिंग के जरिए से इलेक्ट्रॉन को लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और बनाएगा ये 2 नेगेटिव कंजुगेशन। तो दोनों के केस में बेटा ये एरोमेटिक है, दोनों के केस में ये एरोमेटिक है। तो यहाँ पे जाके ये कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज एरोमेटिक, ठीक है। छोड़ दो ये बात, ये तो भाई जी यहाँ पे जाके बीच में आई थी आपको सिखाने के लिए। जो हमें आज देखना है वो आप सुनिएगा और अच्छी तरीके से आप उसको डिवाइड करिए। बॉन्डिंग मोड्स ऑफ CO, बॉन्डिंग, ये हमारा आज का टॉपिक है, बॉन्डिंग मोड्स ऑफ CO। CO किस किस तरीके से यहाँ पे जाके बॉन्डिंग मोड दिखाएगा, ठीक है बेटा, इसको देखिएगा बेटा। एक तो यहाँ पे जाके फर्स्ट वन, जो कार्बोनाइल लिगेंड होता है एज अ बॉन्ड, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे जाके ज्यादातर आपको जितनी भी आपने अभी तक एग्जांपल्स दी उसमें जाके हमने देखा कि जो CO होता है ये किस तरीके से होता है, टर्मिनल होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात करूंगा CrCO6 की, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे CO है, फॉर एग्जांपल CrCO, CO, यहाँ पे जाके इसी तरीके से CO,
यहाँ पे जाके मैंने आपको ये जो यहाँ पे CO लगे हुए हैं ये सब के सब टर्मिनल है। तो फर्स्ट बॉन्डिंग मोड जो CO का है दैट इज टर्मिनल, एक है टर्मिनल, सेकेंड इज ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में दो तरीके से है, या तो μ2 ब्रिजिंग है या तो μ3 ब्रिजिंग है। जनरली या तो μ2 ब्रिजिंग है या तो μ3 ब्रिजिंग है, ठीक है। अब यहां पे जाके हर एक के लिए आपको ये देखना होगा कि μ CO स्ट्रेचिंग पे क्या इफेक्ट होगा। जो टर्मिनल वाला होगा उससे क्या होगा, ब्रिजिंग जब करेगा μ2 में क्या होगा और μ3 में क्या होगा। देखो बेटा, मैंने कल भी आपको बताया दिया कि फ्री CO जब होता है उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है 2140 सेंटीमीटर इनवर्स। फिर जाके जब मेटल के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग करता है, ड्यू टू बैक बाय बॉन्डिंग इसका जो CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थे वो डिक्रीज होती है। व्हाई? बिकॉज बैक बाय बॉन्डिंग अकर्स एंड द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द एंटी बॉन्डिंग ऑफ CO। उसकी वजह से यहाँ पे CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है जब भी जाके ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अब जाके और एक चीज इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, जब जाके अब ये बनाएगा, ये तो टर्मिनल की बात हुई, जब ये ब्रिजिंग बनाएगा तब क्या होगा उसकी भी हम यहाँ पे जाके देखेंगे कि CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ब्रिजिंग में क्या होगा। और सेकंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा आगे उसमें जाके आपको ये पता होना चाहिए कि आप CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के बेस पे भी बता सकते हो यहाँ पे जाके कि टर्मिनल CO है या ब्रिजिंग CO है। ऑल्दो क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा, बट स्टिल आप जाके एक अंदाजा लगा सकते हो कि इट इज टर्मिनल एंड इट इज ब्रिजिंग, इट इज μ2 ब्रिजिंग, इट इज μ3 ब्रिजिंग। एक रेंज है जो आपको याद रखना होगा, क्योंकि आप आगे जाके जो क्वेश्चन आता है आपके CSIR नेट में, उसमें जाके फॉर एग्जांपल NMR IR जाके आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। बाद में आपको ये बताया जाता है कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, मतलब कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको IR डाटा दिया होता है, NMR डाटा दिया होता है, और फिर जाके बोला जाता है कि ड्रा द करेक्ट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जाके जस्ट वेट अ मिनट। इंटरप्शन। देखो μ2 ब्रिजिंग आपको यहाँ पे जाके याद रखना होगा इसके बारे में कि यहाँ पे जो μ2 ब्रिजिंग होगी आप इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसको हम जाके टेबल के जरिए से याद रखेंगे और एक एक एग्जांपल लेंगे इसमें, ठीक है। देखो बेटा, फ्री CO की जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी, फ्री CO द बॉन्डिंग मोड जो है, यहाँ पे जाके बॉन्डिंग मोड ऑफ CO लिखेंगे आप, बॉन्डिंग मोड ऑफ CO, और यहाँ पे जाके आप लिखेंगे म्यू CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। अब जो फ्री CO है यहाँ पे जाके फ्री CO के लिए क्या है, फ्री CO के लिए आप याद रखेंगे 2143, याद रखना पड़ेगा आपको जरूरी है। फ्री CO बट जाके प्लस, जो मैं कल की बात कर रहा था कि अगर जाके जो NB में इलेक्ट्रॉन है वो जाके लॉस होंगे, चाहे वो एडप्ट बनाने में या जाके यहाँ पे किसी भी मॉलिक्यूल में, और उसका कैरेक्टर जो आएगा CO प्लस की कैरेक्टर आएगा, तब जाके यहाँ पे इंक्रीज होता है 2184 होता है यहाँ पे। बट जाके जब टर्मिनल होता है, टर्मिनल मोड जब होता है, टर्मिनल MCO, तो यहाँ पे जाके बेटा आप याद रखिएगा यहाँ पे 2120 to 1850 तक होता है। डिपेंड करेगा यहाँ पे जाके कि बैक बाय बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ पे रेंज क्यों दिया, व्हाई नॉट फिक्स्ड? ये डिपेंड करेगा कौन सा लिगेंड कितना यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, विच इन टर्न यहाँ पे जाके क्या होगा कि उसके हिसाब से वहां पे या मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी है
चार्ज कितना है उस पर डिपेंड है, इसलिए जाके यहाँ पे जो ये रेंज है, ये रेंज में यहाँ पे मैंने लिखा। इसी तरीके से अगर आप म्यू2 ब्रिजिंग की बात करेंगे, म्यू2 ब्रिजिंग, सिमेट्रिक म्यू2 ब्रिजिंग, सिमेट्रिक म्यू2 ब्रिजिंग, तो यहाँ पे जाके मैं इसको लिखूंगा इस तरीके से म्यू2 CO। लिखने का इसका ये तरीका है M, और यहाँ पे जाके इस तरीके से मैं लिखूंगा C डबल बॉन्ड O M एंड M। ये है म्यू2 ब्रिजिंग। म्यू2 ब्रिजिंग का कितना होगा, 1860 से 1860 से स्टार्ट होता है और 1750 तक। इसी तरीके से आपको फोर्थ वन, 1 2 3 4 एंड फिफ्थ इज सिमेट्रिक म्यू3 ब्रिजिंग, सिमेट्रिक म्यू3 ब्रिजिंग। यहां पे जाके इसका रेंज जो होगा वो होगा 1730 से 1600। इस रेंज को आप बेटा याद रखिएगा, ये आपको काम में आएगा। म्यू3 ब्रिजिंग किस तरीके से होगी, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल CO है, ये M के साथ M के साथ M के साथ, इसको बोलते हैं यहाँ पे जाके म्यू3 ब्रिजिंग, क्योंकि तीन की मैंने पहले ये पढ़ा है मैंने आपको हैप्टिसिटी के टाइम पे ही। तो यहाँ पे जाके रेंज याद रखना है, 2143 जब होगा, उसके बाद 2184 जब CO प्लस, मतलब अगर आप Fe2 प्लस की बात करेंगे वहां पे मैंने आपको बताया था, या एडक्टिव में मैंने बताया था कि वहां पे जाके CO एज ए CO प्लस वहां पे रहता है, इसलिए जाके स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है। तो जब यहाँ पे जाके टर्मिनल होगा तो 2120 से, ये देखिएगा ये फ्री में था और ये जाके कॉम्प्लेक्स में, यहाँ पे जाके डिक्रीज इन CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हुई। Why there is a decrease in CO stretching frequency? Because of formation of antibody, ठीक है, सॉरी फॉर्मेशन ऑफ बैक पे बॉन्डिंग। तो फिर जाके म्यू2 ब्रिजिंग में अब कम क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, कोई मैं आपने शायद बताएगा, म्यू2 एंड म्यू3 में कम क्यों हो रहा है, एनीवन? इसको मोर देन वन साइड से बैक पे बॉन्डिंग के चांसेस है। देखो बेटा क्या है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे Fe2, मैं एग्जांपल यहाँ पे जाके ये एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Fe2CO9, ठीक है, Fe2CO9, इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है, FeCO FeCO FeCO, और यहाँ पे जाके 3 3 CO। ये जो कॉम्प्लेक्स है Fe2CO9, इसमें जाके बेटा दो तरीके के कार्बोनाइल हैं, एक है टर्मिनल, एक है जाके ब्रिजिंग। दिस वन इज ब्रिजिंग एंड दिस ब्रिजिंग इज म्यू2 ब्रिजिंग, दिस ब्रिजिंग इज म्यू2 ब्रिजिंग। अब इसको देखिएगा, अभी तक टर्मिनल के केस में अगर आप कोई भी टर्मिनल का एग्जांपल ले रहे हो, CrCO6 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जाके एक ही, यहाँ पे जाके क्या हो रहा था, एंटी बॉन्डिंग में जो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था मेटल, वो यहाँ पे जाके एक ही मेटल था। तो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम एक मेटल की बात कर रहे थे, फिर जाके बोल रहे थे कि एंटीबॉडी में कौन सा यहाँ पे जाके यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, वो एक मेटल था। तो जितनी जाके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा ये एंटीबॉडी ऑफ CO में, उतना जाके CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे जाके इस CO के लिए, ब्रिजिंग CO जो यहाँ पे, इस CO के लिए यहाँ पे दो मेटल है, ये भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इसके एंटीबॉडी में डोनेट करेगा और ये भी कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके एंटीबॉडी में डोनेट करेगा। अब दो मेटल है, दो मेटल सिंगल मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इसके एंटीबॉडी में, दैट इज व्हाई CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन केस ऑफ ब्रिजिंग CO इज लेस देन दैट ऑफ टर्मिनल CO, ये रीजन है। इसी तरीके से अगर आप म्यू3 के केस में देखेंगे, म्यू3 के केस में क्या है, म्यू3 के केस में अगर आप देखेंगे तो बेटा यहाँ पे ऐसे होगा M फॉर एग्जांपल, ये जाके अगर आपके पास एग्जांपल है तो CO है डबल बॉन्ड O, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये हुआ म्यू3 ब्रिजिंग। अब म्यू3 ब्रिजिंग के केस में देखो बेटा, ये मेटल भी इसको डोनेट कर रहा है एंटीबॉडी में, ये भी कर रहा है अपनी ओर से, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पे जाके ऐसा है कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके एंटीबॉडी में चला गया, तो उसकी वजह से क्या होगा कि CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी विल बी वेरी वेरी लेस। तो यहाँ पे जाके तो ऑर्डर क्या होगा, टर्मिनल, उसके बाद लेस किसका, म्यू2 ब्रिजिंग, फिर उससे कम किसका, म्यू3 ब्रिजिंग, CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। तो ये रीजन है। अब जाके अगर आप कुछ एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल किसी एग्जांपल में ये भी है कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप CSI नेट के लिए भी साथ साथ में तैयारी करेंगे इंशाल्लाह जरूर, तो सिर्फ इतना ही नहीं पता होना चाहिए, बल्कि आप ये भी याद रखिएगा बेटा, कभी कभी जो CO जो कार्बोनाइल लिगेंड है
ये एक्ट कर रहा है 4 इलेक्ट्रॉन डोनर भी और 6 इलेक्ट्रॉन डोनर भी। कितना? अभी तक मैंने बात सिर्फ की थी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। जनरल एग्जांपल्स में जितनी भी अभी तक एग्जांपल्स हमने पढ़ी, चाहे वो μ2 ब्रिजिंग थी, चाहे वो μ3 ब्रिजिंग थी, उसमें जाके हमने यहाँ पे बात की कि ये जाके एक्ट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, बट समटाइम्स इट विल एक्ट एज 4 and 6 इलेक्ट्रॉन डोनर आल्सो। एक एग्जांपल यहाँ पे है जिसमें जाके ये ऐसा कर रहा है। तो वहां पे जाके क्या है, अगर आप एंटी सिमेट्रिकली देखेंगे ब्रिजिंग ऑफ सीओ, एंटी सिमेट्रिक उसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक, मैंने अभी तक बोला सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक ब्रिजिंग जो ये कर रहा है उसको दूसरा नाम है एंटी सिमेट्रिक ब्रिजिंग को एंटी सिमेट्रिकली या एसिमेट्रिकली। एसिमेट्रिक ब्रिजिंग जो होती है, एसिमेट्रिक ब्रिजिंग को दूसरा यहाँ पे जाके बोलेंगे सेमी ब्रिजिंग भी, सेमी ब्रिजिंग, या यहाँ पे जाके इसको बोलते हैं सिग्मा पाई एसिमेट्रिक ब्रिजिंग। तो यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे एग्जांपल में आपको दे रहा हूं कि एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल M and M, ये किस तरीके से एक्ट कर रहा है, किस तरीके से बॉन्डिंग मोड दिखा रहा है। 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर। ध्यान देना बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे ये इस तरीके से पूरा ध्यान देना, पूरा समझना। मैं बॉन्डिंग मोड दिखा रहा हूँ, मुझे और कोई यहाँ पे जाके शौक नहीं कि आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ दिखाओ। देखो बेटा, ये जाके 2 इलेक्ट्रॉन तो ये दे ही रहा है मेटल को, 2 इलेक्ट्रॉन तो दे ही रहा है एज ए सिग्मा डोनर, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद भी जो सीओ के बीच में ये यहाँ पे जाके ट्रिपल बॉन्ड है, अब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है मेटल दूसरे मेटल को। अब डिपेंड करेगा, यहाँ पे जाके ये 2 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है। तो ये 4 और ये 2 कितने हो गए, 6। तो डिपेंड करता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स में ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी एक्ट कर रहा है और यहाँ पे जाके ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी यहाँ पे एक्ट कर रहा है। बट ये बहुत ही कम एग्जांपल में, एक एग्जांपल इसमें है जिसमें जाके ऐसा दिखा रहा है, एक एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें ऐसा कर रहा है। एक एग्जांपल नोट है, एक एग्जांपल को देखा गया मैग्नीज के केस में, क्योंकि हम वही बोलेंगे जो जाके डिस्कवरी हुई है, जो जाके यहाँ पे अभी तक देखा गया। हम अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोलेंगे, जो देखा गया उसी को हम बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल PPH2 है, यहाँ पे जाके भी बेटा PPH2 है, ठीक है। तो ये जाके इस तरीके से है ये। अब यहाँ पे जाके CO है इसमें इस तरीके से, C ट्रिपल बॉन्ड O, और ये इसका इसके साथ इसमें जाके बेटा ये दिखा रहा है इस कॉम्प्लेक्स में, जो ये कॉम्प्लेक्स है इस कॉम्प्लेक्स में ऐसी बॉन्डिंग दिखा रहा है। इसके जाके आप इस कॉम्प्लेक्स को लिखिएगा और नोट डाउन कीजिएगा। इस कॉम्प्लेक्स में ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर काम कर रहा है, ये समटाइम्स 6 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर भी, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन डोनर भी यहाँ पे कार्बोनाइल लिगेंड। जनरली हम कार्बोनाइल लिगेंड को बताते हैं कि इट इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, बट देयर आर एग्जांपल्स इन व्हिच इट विल एक्ट एज 4 इलेक्ट्रॉन डोनर एज वेल एज 6 इलेक्ट्रॉन डोनर। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दी जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके साथ ही बॉन्डिंग मोड खत्म। टाइम देखेंगे कितना बचा, हाउ मच टाइम। चलो अभी टाइम है, देखते हैं कितना हो जाएगा। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इसी के साथ, नंबर एंड इंटेंसिटी ऑफ इंफ्रारेड बैंड्स। देखो बेटा, जो यहाँ पे जाके अगर आप देखेंगे कि हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स को देखेंगे, यहाँ पे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस को, तो नंबर ऑफ CO इन IR फॉर मेटल कार्बोनेट। अगर मेटल कार्बोनेट की डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करेंगे तो बेटा इसको देखिएगा आप, मैं जो यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ इसमें जाके क्या देखना है आपको। फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स है, उस कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स में जाके मेटल कॉम्प्लेक्स में कितने IR बैंड्स होंगे। रिमेंबर दिस, अभी तक मैं जो आपको बताया मैंने सिर्फ आपको बॉन्डिंग मोड के बारे में बता दिया और मैंने फैक्टर्स के बारे में आपको बता दिया कि सुपरक्रिटिकल लिगेंड का क्या इफेक्ट होगा। इसी तरीके से मैंने आपको चार्ज का बता दिया, इसी तरीके से बोला नंबर ऑफ CO लिगेंड्स के बारे में क्या होगा। बट जो मैं अब जाके आपको बोलने जा रहा हूँ इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जाके नंबर ऑफ IR बैंड्स कितने होंगे और इनकी इंटेंसिटी क्या होगी। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें जाके 6 CO लिगेंड्स है, फॉर एग्जांपल
अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि यहाँ पे जाके आपके पास CO, CO, CO एंड CO, अगर इसमें जाके है तो इसमें इतने COs है, तो अगर आप इसका IR लेंगे तो आपको कितने IR बैंड्स आएंगे? क्या इसमें 6 IR बैंड्स आएंगे? क्या इसमें कितने IR बैंड्स आएंगे और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा कि इसका बॉन्डिंग मोड क्या होगा और बैक पे बॉन्डिंग किस तरीके से होगी और इफेक्ट क्या होगा बाकी COs का या बाकी स्पेक्ट्रल लिगेंड्स का और चार्ज का क्या इफेक्ट होगा, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। अब जो भी टॉपिक है, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी। ये जो टॉपिक है कितने जाके, क्योंकि आपको पता होगा, आपने IR लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा, उसमें आपने IR का सिलेक्शन रूल पढ़ा होगा, उसमें उस IR में जाके आपने एक सिलेक्शन रूल पढ़ा होगा। 2 सिलेक्शन रूल होते हैं, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2 सिलेक्शन रूल होते हैं। एक सिलेक्शन रूल होता है जिसको बोलते हैं ग्रास सिलेक्शन रूल, ग्रास सिलेक्शन रूल, जो ग्रास सिलेक्शन रूल होता है, और एक होता है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल, ठीक है, स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल। अगर आप दोनों को देखेंगे, जो ग्रास सिलेक्शन रूल होता है, ग्रास सिलेक्शन रूल इज रिलेटेड टू द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बारे में होता है। आपको पता है कि IR एक्टिव हम तभी कहते हैं, IR एक्टिव हम कहते हैं जब जाके क्या होगा बेटा, जब यहाँ पे जाके चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होगा, व्हेन देयर इज ए चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। मतलब आप यहाँ पे जाके ग्रास सिलेक्शन रूल क्या होता है कि d/dr जब होगा इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 आया, आप बोलते कि जाके सर अगर इवन दो की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है बट अगर चेंज इन डाइपोल मोमेंट नहीं हुआ तो वो जाके IR इनएक्टिव होगा, दैट मोड इज IR इनएक्टिव। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आप बोलते हो कि वहां पे जाके 4 बैंड की जगह से 3 ही बैंड मिलते हैं, जो भी आप वहां पे पढ़ रहे हो, क्योंकि सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से वहां पे जाके डाइपोल मोमेंट इक्वल टू 0, वो जाके उसका IR इनएक्टिव होता है। तो बट एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग की वजह से शायद आप समझ लोगे ये चीजें। होप सो Yes, कि sir. आप IR के बारे में ये चीजें कम से कम समझ लोगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज, वन इज symmetric stretching, one is asymmetric stretching, and there is this bending modes। bending mode में डिफरेंट है, सीजरिंग, रॉकिंग, वैगिंग, ठीक है, वो आप पढ़ चुके हो, वो मुझे यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। मुझे सिंपल आपको बताना है कि जो कॉम्प्लेक्स है बेटा, जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे जाके, इसमें जाके अगर चेंज इन डाइपोल मूवमेंट होगा वही IR एक्टिव होगा, और जिसमें चेंज इन डाइपोल मूवमेंट नहीं दिखाएगा वो IR इनएक्टिव होगा, ठीक है। अब मसला यहाँ पे जाके दूसरा ये चीज है कि आपको सिमेट्री और ग्रुप थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट आप इसका पॉइंट ग्रुप बताने के बाद ही बोलेंगे कि इसमें कितने जाके क्या होंगे नंबर ऑफ IR बैंड। बट अभी तक हमने ग्रुप थ्योरी स्टार्ट नहीं की, वो लास्ट यूनिट है, 4th चैप्टर है इसका, मैं वो 3rd यूनिट के तौर पे ही करूंगा स्टार्ट। मैं पहले उसी को स्टार्ट करूंगा, उसके बाद 3rd यूनिट को स्टार्ट करूंगा, पहले मैं उसी को ग्रुप थ्योरी को। तब तक आपको जो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा वो आप याद रखेंगे, और कुछ चीजें इसमें रह जाएंगे ग्रुप थ्योरी के रिलेटेड, वो मैं वहां पे जरूर डिस्कस करूंगा। जब मैं वहां पे पहुंच जाऊंगा, पॉइंट ग्रुप पे पहुंच जाऊंगा, तब मैं रुक के आपको बताऊंगा कि मैंने आपको पहले यूनिट में ये चीज बताया था, अब आप कंपेयर करो आपसे ये कि नहीं। अब सुनो करना क्या है इसमें, देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाके एक टेबल बनाऊंगा, कुछ आज बनाएंगे, कुछ कल देखेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं होगा। आप यहाँ पे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स, यहाँ मैं भेजूंगा आपको, ये आज ये काम भेज भी सकता हूँ। यहाँ पे आइसोमर क्या होगा, यहाँ पे जाके बेटा होगा स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जाके पॉइंट ग्रुप, जो आपको नहीं पता अभी, पॉइंट ग्रुप के बारे में भी डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे भी इसके बारे में आपको पूरा यूनिट पढ़ाना है। नंबर ऑफ IR बैंड्स, मैं सिर्फ IR बैंड्स की बात करूंगा, यहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा समझाऊंगा जरूर। नंबर ऑफ IR बैंड्स, लास्ट वन कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल आपके पास है MCO6, MCO6 का जो आइसोमर है कोई भी, क्योंकि जाके इसका आइसोमर है ही नहीं, तो जाके यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होगा वो तो सबको पता है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। पॉइंट ग्रुप क्या होगा, पॉइंट ग्रुप इसका ऑक्टाहेड्रल ही है, एक्चुअली इट इज अ पॉइंट ग्रुप। ये किस तरीके से लिखते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। नंबर ऑफ IR बैंड्स इज 1। देखो ये मॉलिक्यूल इतना जाके सिमेट्रिक है, ये इतना जाके सिमेट्रिक है, ऑल द COs आर इक्विवेलेंट, ये जाके सबके सब एक ही IR बैंड देंगे, 6 COs एक IR बैंड देंगे, बिकॉज ऑल आर इक्विवेलेंट। यहां पे जाके मैं बात कर रहा हूं,
अब जाके आप आगे देखेंगे ऑक्टाहेड्रल पॉइंट ग्रुप किस तरीके से वो मैं बता दूंगा। बट जाके इसमें जाके इस कॉम्प्लेक्स में आप ये याद रखेंगे कि जब जाके सिमेट्रिक होगा इसमें जाके ऑल द सीओज आर इक्विवेलेंट और जाके सिर्फ एक ही बैंड मिलेगा, यहाँ पे 6 अलग अलग नहीं मिलेंगे 6 सीओज के लिए, रिमेंबर। सेकंड, अगर मैं सिर्फ एक चेंज कर रहा हूं, एक लिगेंड चेंज कर रहा हूं, मैं लिखूंगा MCO 5 एंड L, 5 रखे वैसे के वैसे, कोई आइसोमर नहीं, मैं यहां पे लिखूंगा ML लिखूंगा यहां पे, बाकी CO। अब देखना बेटा, इसका जो पॉइंट ग्रुप है, जो इसकी सिमेट्री है, सिमेट्री आप जानते हो, सिमेट्री कोएफिशिएंट, समझ रहे हो आप? तो यहां पे जाके क्या होगा आप देखना, अभी तक यहां पे आप इसको जाके यहां से भी एक सी यहाँ पे जाके एक आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। अगर दोनों में आप कंपेयर करेंगे, दिस मॉलिक्यूल इज मोर सिमेट्रिक देन दिस। अब इसकी वजह से इसका जो पॉइंट ग्रुप आता है वो क्यों आता है वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। C4V पॉइंट ग्रुप, C4V पॉइंट ग्रुप। और जो IR बैंड्स है वो अब एक नहीं आएगी बल्कि वो 2 आएंगे, बिकॉज नाउ दीज 4 आर डिफरेंट देन दैट ऑफ दिस। L का तो नहीं आएगा, हम CO सिट्रेशन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ IR बैंड्स की बात करें, CO IR बैंड्स की बात करें, L को तो हमें कुछ करना नहीं है। तो यहाँ पे जाके जो बैंड्स आएंगे जनरली 2 और कभी कभी 3 भी आते हैं, तो जाके इसमें इतने मिलते हैं। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा सीरियली। पहले मैं आपको, क्योंकि टाइम यहाँ पे जाके चला जा रहा है, मुझे 5 मिनट है, मैं पहले आपके क्वेश्चंस बोलूंगा अगर आपको कोई क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे कंप्लीट वैसे भी नहीं होगा, तो मुझे बहुत सारी दिखाने स्क्वायर प्लेनर तक आगे बढ़ूंगा कि इसमें क्या क्या वेरिएशन करेंगे। एक एक लिगेंड को मैं इसमें चेंज करूंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा कि फॉर एग्जांपल अब MCO4L2 करूंगा, फिर जाके इसका पॉइंट ग्रुप क्या होगा और नंबर ऑफ IR बैंड्स कितने होंगे। फिर इसी तरीके से यहाँ पे सिस और ट्रांस आएगा, क्योंकि जब आप मैं 2 चेंज कर रहा हूँ उसमें जाके डिपेंड करेगा कि मैं उसका सिस आइसोमर बना रहा हूँ कि ट्रांस आइसोमर बना रहा हूँ या फेशियल या मेरिडोनियल आइसोमर बना रहा हूँ। आगे जब 3 चेंज करूंगा MCO3L3 उसमें जाके 2 आइसोमर होंगे, फेशियल एंड मेरिडोनियल। फिर जाके उसकी सिमेट्री क्या होगी, पॉइंट ग्रुप क्या होगा। पॉइंट ग्रुप के बारे में भी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ नंबर ऑफ IR बैंड्स और स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, क्योंकि पॉइंट ग्रुप की बात मैं तभी करूंगा जब मैं आपको ग्रुप थ्योरी पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, तो अगर आपका कोई क्वेश्चन, मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ।